नमस्कार, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सीडीपी बाय आंचल। बेटा, कल की क्लास में मैंने आपको क्लास मैनेजमेंट के टॉपिक के 10 क्वेश्चन करवाए थे। और भी क्वेश्चन थे, पर वो मैंने चाहा था कि एक बार आपका फीडबैक मिले तभी मैं कंटिन्यू करूं। तो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली मुझे यही समझ में आया है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही करवाती चलूं, बिकॉज हमें भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपका पेपर क्या 17 मार्च को होना है या मे बी कोई न्यू अपडेट आ जाए और आप लोगों का पेपर पोस्टपोन हो जाए। खैर, जो भी चीज़ें हैं हम तो यही मान के चलेंगे कि पेपर आपका जल्द से जल्द होना है। तो इन 15 दिनों के अंदर जो भी तैयारी आप बढ़िया तरीके से कर लो। मैं कोशिश यही करूंगी, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी बीच में अपने इनपुट्स भी देती जाऊंगी, ताकि जो बच्चे चाह रहे कि कंटेंट भी हो तो कंटेंट भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो मेरा टॉपिक आज भी वही सेम टॉपिक है, हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर है। और इसके अंदर जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने फोकस किया है उसके अंदर मेनली जो हमारा एक्टिविटीज है कि किस प्रकार की आप एक्टिविटीज करवाते हैं स्कूल के अंदर, उस एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली आपका कौन सा टीचिंग मेथड होना चाहिए, आप किस प्रकार के टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे, ये कुछ आज के खास हमारे पॉइंट होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पूछता है कि आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, ये बताना है आपको कि कौन सा आपका लिटरेरी एक्टिविटी को लेकर है। पहले वाले स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि आप मान लीजिए बच्चों को किसी प्रकार का फिजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटी कराते हैं। सेकंड में है आप लोगों का जहां पर आप किसी भी प्रकार का बच्चों में डिबेट, डिस्कशन, जो वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह है वो कराते हैं। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि आंसर आप लोगों का नंबर 2 वाला जो स्टेटमेंट है, जो लिटरेरी एक्टिविटी के साथ मैच कर रहा है, वो डिबेट एंड डिस्कशन का है। पर हमारे पास किस किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है? तो बेटा, एक तो हमारे पास एक्टिविटीज होती है मेन जो आपकी करिकुलम की होती है, जिसके अंदर आप लोगों को एक करिकुलम के अंडर एक सिलेबस मिलता है। उस सिलेबस के अंदर जो भी आप एक्टिविटीज करवाते हैं, जो किताबों के अंदर भी दे रखी है, वो सारी आपकी करिकुलम के अंदर आती है। बट अपार्ट फ्रॉम करिकुलम हमारे को कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवानी होती है। तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज में अलग अलग होती है। कुछ आपकी फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर है, मतलब विकास के अलग अलग क्षेत्रों को लेकर है। कुछ आपकी लिटरेरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। कुछ आप लोगों की ऐसी एक्टिविटीज करवाती हैं जिसके अंदर बच्चों का मोटर डेवलपमेंट अच्छा हो। कुछ इस प्रकार की होंगी जिससे बच्चों का सिविक डेवलपमेंट हो। कुछ बच्चों के अंदर एस्थेटिक सेंस वगैरह को लेकर चलेंगे। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है? तो अब आप लोगों को पता होगा कि एनईपी 2020 ने खास यहाँ पे एक बात बोली है कि हम क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, एनईपी 2020 बोल रही है क्रॉस करिकुलर अप्रोच को लेते हुए उस पेडागोजिकल अप्रोच में हम आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसको बहुत बार AIL, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसी प्रकार है आप लोगों का फिजिकल, यानी कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट में है उसमें बोला है कि आपका स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इन दोनों को हमें साथ में लेकर चलना है कि हम करिकुलर एक्टिविटीज में इनको जोड़ते चले जाएंगे। तो ये एक क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच की बात रखी गई है, यानी कि हमारे को अब कौन कौन से और क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देना है, तो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी हो सकती है। मान लीजिए अगर एक्टिविटी आप लोगों की फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर है, तो भाई इसके अंदर जैसे हमने कहा है कि हमारे को बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज करवानी है, आउटडोर करवानी है। कुछ इस प्रकार के खेल जो आप कक्षा में खिलवा सकते हैं, कुछ इस प्रकार के जिसके लिए आपको बच्चों को मैदान में लेके जाना पड़ेगा। इसी प्रकार लिटरेरी एक्टिविटी के अंदर जो भी हम बच्चों को बोलते हैं कि एक्सटेम्परी है, आपको एकदम से बोलना होगा, किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना होगा, हाउ डू यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। फिर है आप लोगों का मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है। आप बच्चों को ये जो क्ले मॉडलिंग वगैरह करवाते हैं, ये सभी आप लोगों की छोटे बच्चों की भी है। अब तो टॉय मेकिंग भी है, जैसे हम टॉय बेस्ड पेडागोजी को लेकर आए हैं, तो हम चाहते हैं टॉयज भी हम बच्चों से बनवाए, क्ले वाले टॉयज बनवा लें, तो वो भी आपका मोटर डेवलपमेंट को लेकर है। फिर है आप लोगों का सिविक डेवलपमेंट को लेकर। आपने देखा होगा आजकल स्कूल्स में मॉक पार्लियामेंट वगैरह ये सभी चीजें चल रही हैं, तो ये सभी सिविक डेवलपमेंट को लेकर है। रोड सेफ्टी वीक वगैरह बना रहे हैं, वो भी सिविक को लेकर है।
और जहां पर बेटा आप लोगों का एस्थेटिक सेंस को लेकर है, तो एस्थेटिक सेंस के अंदर जो अभी मैंने आपको बोला कि हमने कहा कि हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को लेकर चल रहे हैं, यानी कि हर टॉपिक के अंदर आप बच्चों को एक पोर्टफोलियो बनाने को दे रहे हैं। आपने देखा होगा हर सब्जेक्ट में पोर्टफोलियोज अब कंपल्सरी कर दिए गए हैं, जिसमें बच्चा बहुत टेस्टफुली वे के अंदर अपनी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से असेंबल करके डिजाइन करके देता है। तो वहां पर बच्चों के एस्थेटिक सेंस को उस डोमेन को ध्यान में रख के दिया गया है। तो आपको मैंने सारे ऑप्शंस को लेते हुए जितने भी और एक्टिविटीज हो सकती हैं उनके सभी के एग्जाम्पल्स दे दी है। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का बन गया हमारा कि लिटरेरी के अंदर ओनली सेकंड वाला बन जाएगा, तो वो आपका ए में है। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दोबारा वही बात आ गई, डिबेट एंड डिस्कशन किसका एग्जाम्पल है? भाई ये आप लोगों का लिटरेरी का है। सोशल वेलफेयर वगैरह के अंदर हो तो एक हमारे बच्चों के स्कूल में चलता है, एक रोटी क्लब बना रखा है। तो हफ्ते में एक दिन हमें बोला जाता है कि आपको ना हर बच्चे को 4-4 रोटी का एक एक्स्ट्रा पैकेट लेकर आना है। तो वो जो वहाँ के स्लम एरिया के बच्चे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बच्चों में एक अच्छी जिम्मेवारी समाज के प्रति आती है, वो एक सोशल वेलफेयर का है। एस्थेटिक एंड कल्चर मैंने अभी आपको बता दी, लिटरेरी इज योर आंसर। फिजिकल डेवलपमेंट में बेटा बहुत सारे एक्टिविटीज आपकी जो हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स को लेकर करते हैं, और अब NEP 2020 ने इसको एक खास नाम दे रखा है, और उनका ये मानना है कि हम फिट इंडिया मूवमेंट, बेटा थोड़ी सी और नई बातें लिख रही हूँ, इसको आप जरूर नोट कर लेना। ये है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके अंदर बोला गया है कि आपने स्पोर्ट्स को ऐसे लेकर चलना है कि ये आपका क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच है। ये आपका क्रॉस करिकुलर पेडागोजिकल अप्रोच है, और इसके लिए पहले भी मोदी सरकार ने कुछ फंड्स वगैरह दिलवाए थे स्कूलों को। उन फंड्स का जो एक प्रॉपर टैगलाइन वगैरह दिया गया था वो था समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कुछ फंड्स दिए गए थे, जैसे आपके लाइब्रेरी वगैरह के लिए अलग थे। तो ऐसे करके आपका फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो फंड का नाम है वो है खेले भारत खिले भारत। तो इसका जो टैगलाइन था वो था खेले भारत खिले भारत। ये किस चीज को लेकर है? स्पोर्ट्स के फंड्स को लेकर है, ये स्पोर्ट्स फंड्स को लेकर है। ये खास बातों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि भाई जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके कुछ सोशल इम्प्लीकेशंस है, होना ही चाहिए कि हम चाहते हैं कि बच्चों को अगर सिविक सेंस आप चाहते हैं उनका डेवलप हो, तो आप चाहते हैं उसको एक्चुअल लाइफ से रिलेट करें, तो कौन से सब्जेक्ट में ये आप कर सकते हैं? भाई करने का तो हम तीनों ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं। EVS का तो नाम ही अपने आप में क्या है, हम कहते हैं EVS है क्या? आसपास। तो अगर आपको लगता है कहीं पर पानी नहीं आता है तो हम जाके पता करें, सर्वे करें कि आपके घर में कितने घंटे पानी आता है, आपके यहाँ पे पानी का स्रोत क्या है, क्या आपके यहाँ पे टैंकर आता है, कैसे आता है। फिर इन्हीं चीज़ों को आप बच्चों को पाई चार्ट, बार ग्राफ कैसे भी करके बच्चों को उसको डिस्प्ले करने के लिए बोल सकते हैं। तो हाँ, इसका सोशल इम्प्लीकेशन है, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा है। आपको बच्चों को एक्सप्रेस करना है, बताइए कि हमारे देश में कौन कौन सी सोशल इविल्स है, कुप्रथाएं कौन सी है, दहेज पर आप क्या बोलना चाहेंगे। तो आप बच्चों में जागृति लाने के प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार अर्थमेटिक के अंदर बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा हम विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो क्यों ना हम अपने क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम करें कि राम की बजाय लिखे रमा ने अपना जब व्यवसाय शुरू किया तो शुरू में व्यवसाय के लिए जब उसने बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से लोन के लिए अप्लाई करा, तो आप अपने क्वेश्चंस के माध्यम से ही एक जेंडर एम्पावरमेंट का कंसेप्ट भी बच्चों को दे रहे हैं, विच इज वेरी वेरी सोशली रेलेवेंट थिंग। तो हाँ, हम तीनों सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। तो आंसर आपका बी वाला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे में पूछ रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड। अगर हम चाहते हैं कि लर्निंग जो है वो केवल आपकी टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं रहे, बट इट मस्ट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द क्लासरूम वॉल्स, इट मस्ट बी टेकन आउटसाइड टू द रियल लाइफ, तो उसके लिए क्या चाहिए? एज अ फैसिलिटेटर, अगर आप एक फैसिलिटेटर के तौर पर इस प्रकार की लर्निंग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे? आप बच्चों को न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स देंगे ताकि आप उनको अपडेट करेंगे कि अब नया क्या आ रहा है।
दूसरा, आप उनको लोकल मार्केट में लेके चलेंगे, वहां पर आप, जैसे अब एनईपी बोल रही है कि आपके 10 बैगलेस डेज होंगे, लेकिन वो 10 बैगलेस डेज आपने कहां से शुरू करने हैं? क्या फाउंडेशन से शुरू करोगे, प्रेपरेटरी से करोगे, मिडल से करोगे, सेकेंडरी से? तो योर आंसर विल बी मिडल स्टेज, जो आपका छठी से शुरू हो जाएगा। तो आप बच्चों को इन जगहों पे लेकर जाएंगे। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टेलीविजन एंड रेडियो, not only television and radio but apart from these traditional resources, अब हमारे को ICT का भी इस्तेमाल करना है। तो तीनों ही बातें अपने आप में सही है। आंसर हो गया आप लोगों का ए वाला। हाँ जी, ये भी एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई नए बच्चे हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट 15वां कहता है, एक लेसन प्लानिंग में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल लेसन प्लान बना के दिया था पिछली क्लास में। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल। बाकी अब हम ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कह रहे हैं? ELO के रूप में कह रहे हैं। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है? अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? ये प्रैक्टिकल एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल सिचुएशन, चाहे NCF 2005 हो, चाहे आपकी NEP 2020 हो, दोनों इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करें। और ये बहुत ही ब्रीफ, लेकिन ब्रीफ तो है बट साथ ही साथ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि ये सभी पहलुओं को कवर करता जा रहा है। और साथ ही साथ ये बहुत ही सिंपल वे में है ताकि टीचर्स आराम से इसको बनाए। बस अब हमारे को इसकी इम्प्रूवमेंट में क्या जरूरत है कि हमारे लेसन प्लान में एक रिफ्लेक्टिव पॉइंट और ऐड होना चाहिए कि टीचर अपने लेसन प्लान में नीचे अपना खुद लिखकर चले कि ये लेसन और अच्छा बनाया जा सकता था had I been permitted to use these kind of things। तो जहां पे टीचर को एक ऑटोनॉमी टीचर्स को दी जाए और टीचर को क्या लग रहा है कि व्हाट इज लैकिंग इन द लेसन प्लान, क्या उसको अथॉरिटी से कई खास प्रकार की परमिशन नहीं मिल पा रही है, ताकि हम टीचर्स को भी ग्रूम करते चले। तो यहाँ पर आंसर आप लोगों का है तीनों पॉइंट, ठीक है, ए वाला। क्वेश्चन 16 में पूछती हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में कौन सा करेक्टली मैच्ड है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के 5 अपने चरण होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कहलाता है आप लोगों का प्लानिंग। इसके अंदर आप लोगों के 5 चरण होते हैं। पहला है प्लानिंग, जिसमें आप नियोजन करते हैं। दूसरा वाला स्टेप है आप लोगों का परिचय देना, जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हैं, परिचय देना। तीसरे में आप एक्चुअली प्रेजेंटेशन देते हैं, जो भी आपको गतिविधि करके बच्चों को दिखानी है, तो वो आपका प्रदर्शन कहलाता है। फिर आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं इफेक्टिवली, यानी कि आप बोर्ड को यूज करते हैं, उस पे मेन पॉइंट्स को आप लिखते हैं। और 5वें में है कि आप इन सारी चीजों को समराइज करते हैं, यानी कि उनका सार लिखते हैं। जो भी आपने कंसेप्ट देना चाहा, उन सभी अवधारणाओं को एक संग्रहित रूप में प्रस्तुत करते हैं कि बच्चों, इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपने क्या सीखा, अवधारणाओं को संग्रहित करना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताएं कि प्लानिंग के अंदर क्या कर रहे हैं आप। ये देख रहे हैं कि छात्रों को प्रयोग को ध्यान से देखने और प्रदर्शन के बाद नई अवधारणाओं को स्वीकार करने में आप उनको रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और प्रदर्शन के अंदर आप बच्चे की जिज्ञासा को जीवित रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ओनली सेकेंड वाला पार्ट। क्यों बनेगा ओनली सेकेंड वाला पार्ट? क्योंकि जो आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, तो मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप बच्चों को तैयार करना चाह रहे हैं। तो तैयार करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन में पहले उस एक्टिविटी के बारे में कुछ ऐसा बच्चों से डिस्कस करना है कि वो बच्चे एक्टिविटी को देखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जैसे कि मैंने क्लास में बातचीत शुरू करी, बेटा रहीम आज क्लास में क्यों नहीं आया? अजोत आप मुझे बताओ रहीम आज क्यों नहीं आया है? तो अब ये जो बच्चा बता रहा है कि उसको बुखार है। अच्छा, कितना बुखार है? इतना डिग्री है। ओके, तो इतने सेंटीग्रेड अगर उसको है तो भाई ऐसा करते हैं, ये बुखार मापा कैसे जाता है? अच्छा, तो आप जानते हैं कि थर्मोमीटर का प्रयोग कैसे होता है? तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ थर्मोमीटर को किस प्रकार रीड किया जाता है। मैं उस पर आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। तो आपने चीजों को रेलेवेंट बिल्कुल बच्चों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है जो क्लासरूम सिचुएशन में है। तो वहां पे आपने इंट्रोडक्शन के तौर के ऊपर बहुत अच्छे से बच्चों को कनेक्ट कर लिया है।
प्रेजेंटेशन में अब जरूरी ये है कि जब आप बच्चों के सामने इक्विपमेंट्स को लेकर आ गए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे जिनका ध्यान नहीं रहता है वो कहीं इधर उधर झांक रहे हैं। तो आपने उनके इंटरेस्ट को सस्टेन करना है थ्रू आउट योर डेमोन्स्ट्रेशन। आप चाहते हैं कि उनकी जितनी भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को पूरे प्रदर्शन के दौरान जिंदा रखा जाए, तभी बच्चे आपको देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। इसीलिए प्रदर्शन विधि को कहते हैं देखो सुनो विधि। और अगर पॉसिबल हो तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए आप बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाइए। जैसे कि अगर हम बच्चों को 5वीं क्लास में सिंक एंड फ्लॉट करवा रहे हैं तो बच्चों को बुलाएं कि बेटा आप अपना अपना सामान जो भी मैंने आपको बोला था आप घर से लेकर आए हो, लाओ, आप इसको पानी में डालकर देखो। तो अगर आप बच्चों को साथ में लेके चले तो वो डेमोन्स्ट्रेशन भी आपका काफी इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि बताइए ये इस प्रकार का थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में आप टेम्परेचर को मापने के लिए किस मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा आपने लिख कर दिया। और अगर आप फिजिक्स में पढ़ा रही है तो कैसे फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से कन्वर्जन होता है उसका फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख लिया। और आखिरी में आपने समरी के तौर पे बताया टेम्परेचर का मेन काम क्या है, ये बॉडी का टेम्परेचर की डिग्री को बताता है। तो इस प्रकार आखिरी में आपने मेन पॉइंट्स को लिख दिया। तो ये एक करेक्ट वे है डेमोन्स्ट्रेशन को करवाने का। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा आंसर बनेगा उसमें प्लानिंग वाला जो पार्ट है वो गलत लिखा है। प्लानिंग वाले पार्ट में तो हमें ये करना होता है कि अगर मुझे कोई भी एक्टिविटी करनी है मैं उसको पहले ही चॉक आउट करके रखूंगी बिफोर हैंड कि मुझे अगर क्लास में ये एक्टिविटी करानी है क्या सारे इक्विपमेंट्स मेरे बिल्कुल रेडी है, और कहीं एकदम से डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान मेरे से कोई भूल चूक ना हो जाए तो मैं पहले एक मॉक खुद करके रखूं, ताकि जब मैं क्लास में बच्चों को कराऊं और उस समय कोई फेलियर हो जाएगा तो हो सकता है बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि प्लानिंग के अंदर आप सारी चीजें स्मूथली चले, इस बात को बिफोर हैंड इंश्योर कर लेते हैं। तो इसीलिए आंसर आपका बना है सेकेंड वाला। तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट सी वाला। अगला वाला क्वेश्चन, डैश आर दोज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज जिसको आप नेचुरल एनवायरनमेंट में, बेटा जब वर्ड आ गया ना नेचुरल एनवायरनमेंट में तो आपने प्रोजेक्ट की जितनी डेफिनेशन करी है, स्टीवेंसन की करी है, किलपैट्रिक की करी है, बैलेट की करी है, सब में एक बात बोली गई है, दिस इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी विच इज कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। ये वर्ड बैलेट ने भी बहुत अच्छे से बोला है। तो आपका प्रोजेक्ट होता ही वही है जो आप रियल लाइफ के साथ रिलेट करना चाहते हैं और उसको उन्हीं परिस्थितियों में करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आंसर आप लोगों का बन जाएगा सी वाला। उसके बाद कहां पर, ये कल वाली ही क्लास का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को दोबारा से घुमा के ट्रिकी कर दिया गया है। मैंने कहा था कि किस प्रकार का सेटिंग अरेंजमेंट कौन से प्रकार की एक्टिविटी के लिए बढ़िया होगा। तो अगर मुझे ग्रुप एक्टिविटी करानी है तो कौन सा अरेंजमेंट नहीं काम करेगा। ऑब्वियसली अगर आपने बच्चों को पंक्तिबद्ध तरीके से बिठाया है, लीनियरली रोज में बिठाया है, तो ग्रुप एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको सेमी सर्कुलर में बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ओनली वन। ठीक है, क्योंकि नॉट के अंदर है तो ओनली वन, सिटिंग इन रोज इज नॉट एप्लीकेबल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th में है, हमारे पास क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे वो होते हैं कि आपने कुछ बोला और उन्होंने झट से आंसर दे दिया। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होता और बच्चे झट आपको आंसर दे देते हैं। वो होते हैं, हर तरीके के रट्टे वाले बच्चे भी होते हैं। लेकिन एक कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हैं कि वो ना आपको इमीडिएटली आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, बट मे बी हो सकता है कि टू योर क्वेश्चन दे आर नॉट गिविंग यू एन आंसर बट रेजिंग अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। उस प्रकार के बच्चों को आप क्या कहेंगे। कई बार तो टीचर की अगर ईगो हर्ट हो जाती है, वो कहती है बड़ा ही इनडिसिप्लिन है, मैंने प्रश्न पूछा है, आपको आंसर देना है। लेकिन अगर बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया है सो ही माइट बी अ रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट, वो उस क्वेश्चन से एक कदम और आगे चला गया है। तो इस प्रकार के बच्चों को हम कहते हैं चिंतनशील छात्र। एक्टिव स्टूडेंट नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये बच्चा सिंपल वही नहीं कर रहा कि जो आपने स्टिमुलस दिया उसका रिस्पॉन्स छोड़ के अपनी सक्रियता को दिखा रहा है, क्योंकि वो केवल परफॉर्मेंस कहलाएगी। नॉन अकेडमिक होगा तो भैया सुनेगा ही नहीं, और शाय होगा तो वैसे ही दुबक के बैठा रहेगा, तो शाय वाला भी आंसर नहीं करेगा। बट
यहाँ पर एक बात और लिखी है कि दे डेवलप देयर आइडियाज एंड क्वेश्चंस इन देयर माइंड बिफोर स्पीकिंग। उनके दिमाग में खुद बहुत सारे और आइडियाज चल रहे हैं, तो वो उनके ऊपर हो सकता है बात करें, तो वो शाय तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसीलिए आंसर बनेगा आपका चिंतनशील छात्र, ए वाला। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कई कैटेगरीज है, कौन सी कैटेगरी आपकी नहीं है? एक तो बेटा आप सेंसस के आधार पे करते हो, या तो ऑडियो होगा या विजुअल होगा या ऑडियो विजुअल होगा। दूसरा है कि मैं क्लासरूम में किस प्रकार से इनको इस्तेमाल करती हूँ, उनके मैकेनिक्स किस प्रकार के हैं, तो उसके आधार पे मैं करती हूँ, या तो ये प्रोजेक्टेड होगा या ये होगा नॉन प्रोजेक्टेड होगा। और कई बार हमारे मटेरियल्स इस प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड मटेरियल और कुछ होते हैं बॉट मटेरियल, यानी कि सम मटेरियल्स विच आर डायरेक्टली बॉट फ्रॉम द मार्केट, जो आप बाजार से खरीद के लाते हो। आपको 500 रुपए का सालाना फंड मिलता है टीएलएम का, कितना बोली हूँ, 500 रुपए आपको सालाना फंड मिलता है टीएलएम के लिए। तो उसके अंदर टीचर या तो ग्लोब खरीद लेता है, मैप खरीद लेता है। तो ये जो आप खरीद के लाए हैं ये आपका बॉट मटेरियल है, ये आपका ऑलरेडी मटेरियल वो है जो कि रेडीमेड है। और एक होता है मटेरियल जो आप डेवलप करते हैं। तो सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होता है? जो आपका प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है, जो आप बच्चों के साथ मिलकर प्रिपेयर करते हो। आपने कल एक बहुत अच्छी कहानी का मंचन करना है, तो आपने बच्चों से पहले ही उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर दी है, बेटा कल मैं आप लोगों को ना कछुए और खरगोश की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने ग्रुप में एक छोटा छोटा जो भी फिंगर पपेट आपको बनाना है, चाहे कछुए का बनाओ चाहे खरगोश का बनाओ, तो आपको बनाना है। तो सभी बच्चे अपना अपना बनाएंगे और कल आपको इसको और सजा के लाना है। तो अब आपकी क्लास के शुरू होने से पहले बच्चों के पास उनका फिंगर पपेट है, they can really connect to the story because now their involvement is there कि उन्होंने खुद उस TLM को बनाया। तो बेस्ट TLM कौन सा होता है? जहां पे टीचर बच्चों को साथ में लेके बनाए, ठीक है। तो इसमें कई आपकी कैटेगरीज है, तो नॉन प्रोजेक्टेड भी है, ऑडियो विजुअल भी है, प्रिपेयर्ड है जो हम बनाते हैं विच इज वन ऑफ द बेस्ट TLM, और सेंसरी मटेरियल इस प्रकार का ऐसा कोई नहीं है कि हमने नाम दिया हो कि ये जी आपका सेंसरी मटेरियल है। और बाकी टीएलएम किस प्रकार के आपको एक्सपीरियंसेस देते हैं, इसके ऊपर आप लोगों को खुद से अब पढ़ लेना होगा। एक एडगर डेले का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है कि कौन से प्रकार की सामग्री कितने प्रकार की इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए कितना लर्निंग को एनहांस करती है, अधिगम को संवर्धित करती है। तो उसके लिए एक एडगर डेले का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी बन गया। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा है जो आप लोगों का लर्निंग को क्लासरूम में एनहांस करेगा? क्या आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग टेक्निक है, आप बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बच्चों को प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका सबसे बढ़िया है जहां पे आप इंश्योर करते कि आपका लर्नर बिल्कुल एक्टिव रहेगा। जरूरी नहीं कि डेमोन्स्ट्रेशन के जो 5 स्टेप मैंने बोले हैं सभी टीचर्स उसको उसी एफिशिएंटली फॉलो करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन इज लार्जली अ टीचर सेंटर्ड मेथड, सेम एज दैट ऑफ योर लेक्चर मेथड। प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि दोनों ही शिक्षक केंद्रित विधियां है, जहां पे शिक्षक अपनी अध्येता से ज्यादा सक्रिय होता है। आप अगर एवी एड्स को इस्तेमाल भी करते हो, ऑडियो विजुअल एड्स को, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे उनके साथ इतनी जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। बट एक बात पक्का है कि अगर आपने क्वेश्चन का इस्तेमाल करा है तो आपके बच्चे के दिमाग में साइकोलॉजिकली एक अलर्टनेस हो जाती है, एनी टाइम आई कुड बी आस्क्ड टू आंसर अ क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चनिंग टेक्निक कर रहे हैं, आप सभी बच्चों को पूरी तरह अलर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा क्वेश्चनिंग टेक्निक, बट प्रोवाइडेड कि आप अच्छी ग्रामेटिकली करेक्ट, रेलेवेंट टू द टॉपिक, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, फ्लॉलेस वे में आप क्वेश्चंस को फ्रेम करना जानते हैं। तो आंसर आपका बी वाला। क्वेश्चन 22 कहता है कौन सा बहुत अच्छा एक हैबिट के रूप में हो सकता है अगर हम बच्चों को इस बात के लिए तैयार करें, हाउ कैन दे कनेक्ट देयर प्रायर नॉलेज टू कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज। सो क्या आप टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करेंगे, या आप अच्छी टेक्स्ट बुक के तौर के ऊपर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करेंगे, या आप बच्चों को एक्सपोजर देंगे आईसीटी का, भाई आपके पास बहुत सारे टूल्स वगैरह है, या आप बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस को लेकर चलेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास अगर जो एक ऑप्शन सब रूल आउट कर देंगे आराम से, वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से अच्छा क्या है,
कि आप टेक्स्ट बुक को इंटीग्रेटेड बनाओ, आप इसको थीमेटिक बनाओ, जैसे हमारी ईवीएस की है कि हमारी थीमेटिक है। तो वहां पर भी हम बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए उसको काफी अच्छे से लाइफ से कनेक्ट करते हुए कराते हैं। उसके बाद अगर एक्सपोजर टू आईसीटी है, यस बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप आईसीटी के माध्यम से करा सकते हैं, लेकिन देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन। आप आईसीटी का इस्तेमाल करिए, लेकिन तब करिए जब रियल लाइफ सिचुएशन का एक्सपीरियंस देना, एक्सपोजर देना पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर मेरे को वोल्केनिक इरेप्शन के ऊपर पढ़ाना है तो मैं बच्चों को वहां नहीं लेके जा सकती ना, आओ बच्चों आपको दिखाते हैं ज्वालामुखी कैसे फटता है, हम वहां पे जाके देखेंगे, नहीं। तो आपको वहीं पर इसका इस्तेमाल करना है आईसीटी का, जहां पे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को देना पॉसिबल नहीं होता। बेस्ट हमेशा हमेशा वही रहेगा जहां पर आप बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करें। यही बात हमारी एनईपी 2020 भी रेकमेंड करती है। तो आंसर आपका बन गया फोर्थ वाला। एक बार दोबारा से रिमाइंड करा रही हूं। नेक्स्ट, सोशियो कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग क्या एडवोकेट करता है? कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा, इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सोशियो कंस्ट्रक्टिव व्यू के साथ चले तो मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूंगी। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग व्हेन children get stuck in a problem। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है यदि छात्र कठिनाई का सामना करते हैं। यदि छात्र कठिनाई का सामना करते हैं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे? तो बेटा यहाँ पर आप लोगों का दोनों ही बातें सही हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, सही बात है। इफेक्टिव लर्निंग इज एक्टिवेटेड बाय लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, यानी कि जहां पे बच्चा अपने जेडपीडी के अंदर है और वो किसी प्रॉब्लम में आ गया, चैलेंजिंग टास्क आ गया, तो एमकेओ आके उसको, चाहे वो लेक्चर दे रहा है या वो उस बात को उसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन एक प्रकार की स्कैफोल्डिंग देने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही बातें सही हो जाएगी। और अगर मैं कहूं कि बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड होता तो मैं कहती कंस्ट्रक्ट वर्ड को भी मैं को कंस्ट्रक्ट लिखती, क्योंकि सोशियो कल्चरल है। बट इस चीज को हम तब भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि कम से कम कंस्ट्रक्टिव हिस्सा है, ये तो पक्का है कि बच्चे सक्रिय होकर ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बातें चलेगी। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुल 13 क्वेश्चन कराए हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल करा दूंगी। आप लोगों का जो भी कमेंट होगा वो आप लिख दीजिएगा। नमस्कार।